नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर फिजिक्स का लेके आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 11वीं 12वीं से लेकर के जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे, SSC, ठीक है, जिसमें भी साइंस पूछी जाती है, तो केपलर के जो नियम होते हैं, केपलर के लॉ से ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे केपलर के 3 नियम कौन कौन से हैं, सभी की हम परिभाषा देखेंगे और सभी को चित्र के माध्यम से आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे तीनों जो केपलर के लॉ हैं, तीनों के ये चित्र बने हुए हैं। ठीक है, मैंने पहले चित्र बता दिया है, बाद में भी चित्र के माध्यम से सभी को, जितने भी हमारे नियम हैं, तो सभी को समझाऊंगी। सबसे पहले देखेंगे जो जोहानसन केपलर हैं, उन्होंने इन नियमों को ग्रहों के वास्तविक गति को समझाने के लिए प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो इनका पूरा नाम है जोहानसन केपलर। ठीक है, इन्होंने इन नियमों को टाइको ब्राहे के खगोलीय परीक्षणों का अध्ययन करके खोजा था। और इन नियमों से पता चलता है कि जो हमारी ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है। ठीक है, जो केपलर का नियम है उससे हमें क्या पता चलता है? तो केपलर के नियम से पता चलता है कि जो हमारे ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं और क्यों घूमते हैं। ठीक है, जो हमारे जॉनसन केपलर साहब हैं, उन्होंने ही इसकी खोज की थी, केपलर के नियम की। ठीक है, इसका कारण है कि यह पता करने के लिए कि जो हमारे ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं और कैसे घूमते हैं। अब देखेंगे केपलर का प्रथम नियम। केपलर का प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? इसको हम दीर्घवृत्तीय कक्षा का नियम बोलते हैं या फिर कक्षाओं का नियम भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ से सीधे बोल देता है कि जो केपलर का प्रथम नियम है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। दीर्घवृत्तीय कक्षा का नियम बोल देते हैं इसी को, और इसी को बोल देते हैं कक्षाओं का नियम। ठीक है, ये हमारा चित्र हो जाता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि हमारा होता क्या है। प्रथम नियम जो होता है तो क्या होता है, इसके बाद चित्र से आपको समझाती हूँ। तो जो हमारा केपलर का प्रथम नियम है तो वो है कि हर ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्त कक्षा में घूमता है। ठीक है, और सूर्य उस दीर्घवृत्त के 2 संकेंद्रों में से एक पर स्थित होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में यहाँ से समझते हैं चित्र के माध्यम से कि सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि हर जो ग्रह है, प्रत्येक जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त, क्योंकि जो ये वाला हमारा वृत्त है तो यह हमारा दीर्घवृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ये सन है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य के अब चारों ओर ही तो घूमेगा, जितने भी हमारे ग्रह होते हैं तो वह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त कक्ष में घूमता है और उस दीर्घवृत्त के 2 केंद्र होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो ये दो केंद्र होते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, ये 2 संकेंद्र होते हैं, फोकस 1 और फोकस 2। ये 2 संकेंद्र होते हैं। इन फोकस में से एक पर क्या होता है? तो एक पर जो हमारा सूर्य स्थित होता है। ठीक है, इनमें से एक पर सूर्य हो गया, हमारा इस फोकस पे सूर्य हो गया। ठीक है, और जो हमारे ग्रह हैं तो वह हमारे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो भ्रमण करते हैं या घूमते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? तो वह हमारा कक्षाओं का नियम हो जाता है। ठीक है, यानी केपलर का प्रथम नियम इसको बोल देते हैं। और अच्छे समझते हैं और डीपली समझते हैं इसको। पहले क्या माना जाता था कि जो ग्रह है वह गोल कक्षा में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि पहले हम बोलते थे कि जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक है, लेकिन वाकई हमारी जो पृथ्वी है तो वो गोल नहीं है, वो तो अंडाकार है। ठीक है, पहले माना जाता था ग्रह गोल कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, बाद में केपलर ने ही बताया था यह हमारे जो ग्रह है वह गोल कक्षा में नहीं घूमते, बल्कि ये कहाँ पे घूमते हैं? तो यह दीर्घवृत्त कक्षा यानी अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, ये हमारी अंडाकार कक्षा हो जाती है और इसमें जो भी हमारे ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे क्या हो जाती है? तो ये हमारी हो जाती है दीर्घवृत्तीय
दीर्घवृत्त हो जाता है हमारा, और जो ये हमारा हो जाता है सूर्य, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर ये हमारे ग्रह घूमते हैं, ठीक है। ये हमारे जो घूमते हैं तो ये हमारे ग्रह होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। यही हमारा क्या है था प्रथम नियम में, ठीक है। यह जो इसके ग्रह हैं तो यह सूर्य के चारों ओर गोल कक्षा में ना घूमकर ये दीर्घवृत्त कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। तो दीर्घवृत्त जो होता है उसमें 2 केंद्र होते हैं, 2 फोकस होते हैं, ठीक है, जिनमें से सूर्य जो होता है वह एक फोकस पर स्थित होता है हमारा। इस अंडाकार कक्षा के कारण ग्रह जो हैं कभी सूर्य के पास आता है और कभी दूर जाता है, ठीक है। जो अंडाकार होता है तो अंडाकार के कारण ये जो अंडाकार है यहाँ पे सूरज है हमारा, ठीक है। इस सूर्य में जब यहाँ से कोई भी जो ग्रह होते हैं, जैसे ये ग्रह होता है तो ये हमारा पहले तो हमारे सूर्य से दूर जा रहा है और फिर सूर्य के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्रहों की जो ये गति है तो यह अंडाकार कक्षा में यही बताया था हमारे केपलर ने, ठीक है। यहाँ पे पुनः देख लीजिए फिर से कि जो ये हमारा सूर्य है ये हमारा दीर्घवृत्तीय कक्षा है, ठीक है। इस दीर्घवृत्तीय कक्षा में कोई भी यहाँ से ग्रह जब ये घूमता है तो यह दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है। जब यहाँ आता है तो यह हमारे सूर्य के पास होता है और जब यहाँ आता है तो यह हमारे सूर्य से दूर होता है, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपसौर और अपसौर मैंने इसीलिए डाल रखा है कि सूर्य के जो सबसे पास वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं तो उपसौर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा सूर्य हो जाता है, ये हमारी दीर्घवृत्तीय कक्षा हो जाती है, ठीक है। जो हमारा ये है ये हमारा एक क्या है ग्रह है, ठीक है। ये हमारा एक ग्रह है। जब ये सूर्य से दूर है, जब सूर्य से ये दूर है तो दूर वाले को हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे अपसौर। और जब ये जो हमारा ग्रह है ये घूम कर जब यहाँ आ जाता है या फिर यहाँ आ जाता है तो यह हमारा हो जाता है, ये सूर्य के बिल्कुल पास हो जाता है, ठीक है। तो जब ये सूर्य के पास होता है तब इस स्थिति को हम बोल देते हैं उपसौर, ठीक है। अपसौर और उपसौर ये आपको दोनों शब्द याद रखना है, उप और अप। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं कि जब ये पास होता है, ठीक है, जब हमारा जो ग्रह होता है वह सूर्य के पास होता है तो उसको हम बोल देते हैं उपसौर, ठीक है। इसका उपसौर बोल देते हैं। और जब ये दूर होता है तो इसको हम बोल देते हैं अपसौर, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस होती है या दूरी होती है तब उसमें अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो उपसौर होता है तो वह बिल्कुल पास में स्थित होता है। आप ऐसे भी इसकी ट्रिक लगा करके याद रखने के लिए लंबे समय तक इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जो अपसौर होता है तो अपसौर में लंबी दूरी जो तय करनी पड़ती है, ठीक है, ग्रह को, तो वो हमारी दूर वाला जो बिंदु होता है तो वह अपसौर कहलाता है। जो पास वाला बिंदु होता है वह उपसौर कहलाता है। अब देख लेते हैं केपलर का दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या कह रहा है, और दूसरे नियम को ही बोलते हैं समान क्षेत्रफल का नियम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समान क्षेत्रफल का नियम भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं पहले हम देखेंगे नियम को और फिर हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें केपलर ने बताया है कि जो ग्रह है वह सूर्य को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, जो काल्पनिक रेखा है वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। जैसे यहाँ समझते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी दीर्घवृत्तीय कक्षा हो जाती है, ठीक है। ये हमारा सूर्य हो जाता है, ठीक है, ये हमारा सूर्य हो जाता है, ये सूर्य है। और ये हमारा क्या है तो ये हमारा हो जाता है क्या ग्रह, ठीक है, ये हमारा ग्रह हो जाता है। इसमें यह कह रहा है इस नियम में कि जो ग्रह है वह सूर्य को जोड़ने वाली ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है तो ये हमारा हो जाती है ए बिंदु और ये हमारा बी बिंदु। जब कोई जब ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये समान समय में समान क्षेत्रफल, मतलब कि जो इसका ये होगा ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। जैसे कि जो
बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में मान लो डेल्टा टाइम लगता है, ठीक है। और अगर यही जो हमारा क्या है, यही जो ग्रह है हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो जो सूर्य को यहाँ से जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है, तो यह हमारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारी काल्पनिक रेखाएं यहाँ मिल जाएंगी। तो जो ये वाला है, ये कौन कौन सी हो जाएंगी, तो ये हमारे सी बिंदु हो जाता है और ये हमारे डी बिंदु हो जाता है। तो जितना टाइम डेल्टा टी टाइम ए से बी आने में जितना टाइम इसको लगा है, उतना ही टाइम किसको लगेगा, सी से डी आने में उतना टाइम हमारा इसको भी लगेगा, ठीक है। और जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही क्षेत्रफल यहाँ तय किया जाएगा, ठीक है। ये आपको लंबा दिख रहा होगा, ये छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा है तो क्षेत्रफल अलग होगा। क्षेत्रफल इन दोनों के समान होंगे, ठीक है। ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से एक बार समझ लीजिएगा। जो ये चित्र है आपका, ये दिख रहा है, ठीक है। ये सूर्य है हमारा और सूर्य से जो मिलाने वाली रेखा है, तो ये मिलाने वाली रेखा यहाँ है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं हमारी, ठीक है। ये दो काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये दो काल्पनिक रेखाएं जो मिल रही हैं, यहाँ से यहाँ सी से डी जाने में हमें टी समय लग रहा है या डेल्टा टी समय लग रहा है, वही समय हमें ए से बी आने में भी लगेगा, ठीक है। ये जो हमारा समय होगा, ये समय कहीं पे भी किसी भी बिंदु पे आप ले लीजिए, दो बिंदुओं को वह समान समय ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए दो बिंदु, तो हम इस बिंदु से इस बिंदु आने में भी हमें डेल्टा टी समय लगेगा। हर स्थान पे जितने भी हमारा दीर्घवृत्तीय कक्षा है, वो हर स्थान पे हमें दो बिंदुओं की जो काल्पनिक रेखा है, तो उसमें आने में हमें टी समय ही लगेगा, ठीक है। और जो जितना समय यहाँ पे लगा है उतना समय हर जगह लगेगा। और जितना भी ये हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है, ये समान क्षेत्रफल इस समान क्षेत्रफल के इक्वल होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे कि जो ये समान क्षेत्रफल है, ये समान क्षेत्रफल के हमेशा बराबर होगा। यह केपलर का दूसरा नियम कहता है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दूसरा नियम। सिंपल सरल भाषा में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि जो ग्रह है सूर्य के पास होता है तो वह तेजी से गति से चलता है, जब सूर्य से दूर होता है तो वह धीमी गति से चलता है, लेकिन चाहे तेज चले या धीमा चले हमेशा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल कवर करेगा। बस मेरा यही उद्देश्य था समझाने का, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ये डाले हुए हैं ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएं, ठीक है। जो ग्रह है हमारा, ग्रह की गति धीमी हो या ग्रह की गति हमारी तेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वह बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल ही तय करेगा, ठीक है। उसकी गति धीमी हो या उसकी गति तेज हो, बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है केपलर के द्वितीय नियम में। अब देखते हैं केपलर का तृतीय नियम क्या होता है। इसको हम बोल देते हैं अवधि का नियम बोल देते हैं, या इसी को हम पीरियड लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है ये तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह की कक्षीय अवधि, ठीक है, किसी ग्रह की जो कक्षीय अवधि होती है, जैसे ये हमारा कक्षा है और ये जो सूर्य है ये इसकी कक्षीय अवधि है, ये पूरी अवधि हो जाती है हमारी, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने का जो समय होता है उसी को हम अवधि बोल देते हैं। तो उसका जो वर्ग है, अवधि का वर्ग, अवधि मतलब टाइम, ठीक है, टाइम का वर्ग उसके अर्ध दीर्घवृत्त कक्ष, ठीक है। हम दीर्घवृत्त क्या समझ रहे हैं, ये हमारा हो जाता है दीर्घवृत्त कक्ष। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अर्ध दीर्घवृत्त, ये हमारा अर्ध दीर्घवृत्त कहला जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये होता है तो ये हमारा आर हो जाता है और ये भी हमारा, क्योंकि जो डायामीटर होता है तो डायामीटर हमेशा 2r होता है, ठीक है। जब यह अर्ध दीर्घ अक्ष हो जाता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है क्योंकि आधा हो जाता है, और जैसे ही आधा हो जाता है तो यह r और r में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके घन
जो हमारी अवधि का वर्ग है वह अनुक्रमानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है किसके, ये हमारे r के घन के समानुपाती होता है। ये हमारा बता रहा है क्या, ये बता रहा है केपलर का तृतीय नियम। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यही बता रहा है हमारा केपलर का तृतीय नियम कि किसी ग्रह की जो कक्षीय अवधि होती है, यानी एक चक्कर जो पूरा करने में जो लगा समय होता है, तो समय हमारा t। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती किसकी होती है, तो ये अनुक्रमानुपाती होती है हमारे किसके, उसके जो दीर्घ अक्ष अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ये हमारा हो जाता है केपलर का तृतीय नियम का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो ये तो मैंने बता ही दिया है, एक चक्कर पूरा करने में जो अवधि होती है उसको हम t से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है, ठीक है, इसका आधा लंबा जो व्यास होता है तो वह हमारा त्रिज्या r कहला जाती है। ठीक है, इसका सरल मतलब देखते हैं, इसका क्या है तृतीय नियम का, कि जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसे एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जो ग्रह सूर्य के पास होता है उसकी अवधि कम होती है। ठीक है, दूरी और समय का यह संबंध बिल्कुल सटीक गणितीय नियम का पालन करता है, जो हमारा केपलर का तृतीय नियम है। ठीक है, जब ग्रह सूर्य से दूर होगा तो अधिक समय लगेगा, और जब ग्रह है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है, अगर ये हमारा सूर्य है, ये हमारा ग्रह है, तो यहाँ से ये ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हमारा ग्रह यहाँ पे है तो ये सूर्य से बिल्कुल निकट है, ठीक है, तो इसको कम टाइम लगेगा। तो दूरी और समय का यह संबंध जो होता है, ठीक है, इसी को बताया है केपलर के नियम में, केपलर के तृतीय नियम में यही बताया गया है, समय और दूरी की। ठीक है, जो समय है और दूरी है, दूरी क्या है, तो दूरी है हमारे r³। ठीक है, इस समय और दूरी की जो अनुक्रमानुपाती है, इसी को डिफाइन किया गया है हमारे केपलर के तृतीय नियम में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होंगे तीनों हमारे जितने भी केपलर के तीनों नियम हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।